वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास एसिड एंड बेस की बात चल रही थी, यूनिट नंबर 5। आज हमको बात करनी है एक नए सिद्धांत की जिसका नाम है लुईस का सिद्धांत। देखो, सबसे नया सिद्धांत है, ये सबसे मॉडर्न है, ठीक है। जहाँ कोई और सिद्धांत काम नहीं आता वहाँ पे ये सिद्धांत काम में आता है और अब तक चल रहा है, ठीक है। इससे आगे कुछ सिद्धांत नहीं है, कोई इतना परफेक्ट थ्योरी नहीं है, परफेक्ट कंसेप्ट नहीं है जितना कि ये है, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट है। पिछले सारे सिद्धांत आपने समझ ही लिए होंगे, ठीक है, और वो वीडियो देख भी ली होगी, उम्मीद करता हूँ आपसे। लेकिन ये लुईस का जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। तो अब लुईस का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हर सिद्धांत में किसी ना किसी पॉइंट को पकड़ा गया है, किसी ना किसी टॉपिक को पकड़ा गया है। जैसे जब आर्नियस के सिद्धांत की बात हुई थी वहाँ पे H+ और OH- को पकड़ा गया था, ठीक है। वहाँ पे क्या थी, H+ आयन और OH- की बात की थी। जब ब्रोंस्टेड और लोरी के सिद्धांत की बात हुई थी वहाँ H+ आयन की बात हुई थी, है ना, प्रोटॉन की बात हुई थी। जब लक्स व फिलड के सिद्धांत की बात हुई थी तो वहाँ पे ऑक्साइड आयन की बात हुई थी, ठीक है। अब इस लुईस सिद्धांत में किसकी बात कर रहे हैं? देखो, जो लुईस का कंसेप्ट है वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के आधार पे दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास यही है कि लुईस द्वारा यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के कंसेप्ट के आधार पर दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के कंसेप्ट के आधार पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की सहायता से दिया गया है। ये बात को पकड़ के रखो, आगे तक काम में आएगी, ठीक है। अब देखो, लुईस ने क्या कहा वो हम बात कर रहे हैं। लुईस ने इलेक्ट्रॉन युग्म की बात की, है ना, और उस इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक साथ, उनकी बात की और उस इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर उन्होंने पूरा का पूरा सिद्धांत दे दिया, पूरी की पूरी थ्योरी दे दी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षार की। देखो, लुईस ने ये कहा कि वो पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, वो पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, दान कर सके। इलेक्ट्रॉन युग्म आपने देखा होगा ना, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 बिंदु आती है, NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 2 बिंदु आती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है और वो उन इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है तो ऐसा जो पदार्थ है वो क्षार कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला क्या होता है, क्षार होता है, जैसे NH3 अमोनिया। अब बात आती है अम्ल की। तो अम्ल क्या होगा, देने वाला क्षार और लेने वाला अम्ल, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्षार या बेस, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो एसिड, अम्ल, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है अपने पास। तो अब देखो, यहां पे जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे NH3 है, अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। तो वो किसी को अगर देता है तो ये क्या हो गया, क्षार। जैसे मान लो BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। तो बोरोन को ये दे सकता है और बोरोन ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है, ठीक है। बोरोन ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है तो बोरोन क्या हुआ, अम्ल, ठीक है। और आपस में ये है ना उप सह संयोजक बंध बनाते हैं, उप सह संयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपको पता होगा ना, ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु में से एक ही परमाणु बंध में इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, वो उप सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध में तो दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, लेकिन उप सह संयोजक बंध में
दो परमाणुओं में से एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन को देता है। तो यहाँ पे NH3 ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उपसह संयोजक बंद हो गया। और जो ये हमारे पास बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई, ठीक है। ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये पूछोगे सर आपने ये तो बता दिया कि जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो क्षार हैं, जो दे सकते हैं वो क्षार हैं, जो ले सकते हैं वो अम्ल है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है ना। हालांकि कुछ एटम्स में ऊपर बना हुआ दिखाई दे जाता है, ऊपर 2 डॉट दिख जाते हैं, लेकिन सारों में तो नहीं दिखते, है ना। मान लो आपको कोई ऐसा परमाणु दे दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो वही मेन कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमको अब बात करनी है लुईस और क्षार के वर्गीकरण की। किसकी, लुईस और क्षार के वर्गीकरण की, लुईस अम्ल और क्षार के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लुईस अम्लों के वर्गीकरण की। किसकी, लुईस अम्लों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। आप कहेंगे लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं, पहले मैं नाम बता देता हूं, जैसे धनायन, है ना, धनायन। उसके अलावा अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, ठीक है। और है हमारे पास रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, और एक है असंतृप्त यौगिक, ठीक है। ये 4 हैं, हमको इनकी बात करनी है। ये हमारे पास क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है, ठीक है। आगे इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धनायन की। देखो इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई भी परमाणु है, कोई भी हाइड्रोजन है, कोई भी धातु है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, जो पॉजिटिव है, वो क्या होगा, वो होगा लुईस अम्ल। तो देखो जब भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाए कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, सारे धनायन लुईस अम्ल है, ठीक है। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, आपको ढेर सारे कंपाउंड्स दे देगा, ढेर सारे आयन दे देगा, बहुत सारे, जैसे OH- दे दिया, H+ दे दिया, H2O दे दिया, NH3 दे दिया। आपसे पूछेगा इनमें से यह बताइए कि कौन से तो लुईस अम्ल है और कौन से लुईस क्षार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको उसके लिए ये वाला लुईस का जो पूरा कंसेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम लुईस अम्ल में धनायन की। तो कोई सा भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको लुईस अम्ल मान लो, ठीक है। सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन लुईस अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज है वो आराम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, तो वो धनायन हुए। और प्लस चार्ज कैसे बनता है, कोई भी परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दो तो वो प्लस चार्ज वाला बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, ठीक है। तो सारे धनायन जो भी हैं वो हमारे पास लुईस अम्ल कहलाते हैं, पहली बात। दूसरा जो है हमारे पास वो है अपूर्ण इलेक्ट्रॉन अष्टक या अष्टक अपूर्ण इलेक्ट्रॉन न्यून वाले यौगिक, ठीक है। आपको पता है अष्टक, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा कि कई परमाणु ऐसे होते हैं जो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके जो सेल होता है, आउटर सेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे बोरोन है, बोरोन के कितने होते हैं, बोरोन 5 नंबर पे आता है, तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें भी अष्टक अपूर्ण होगा, अष्टक यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होंगे, जो परमाणु हमने पढ़े हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा या एसिड कहलाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरा जो है रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक। देखो डी कक्षक के जो कंपाउंड आते हैं
उनमें अगर रिक्त डी कक्षक है, किसी के पास अगर खाली कक्षक है और वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सीधी सी बात है, खाली कक्षक है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो अम्ल की श्रेणी में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो अम्ल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, SF6 है, ठीक है, SnCl4 है, यहाँ पे सल्फर है, टिन है, इनके पास खाली कक्षक होते हैं। सल्फर के पास 9 कक्षक होते हैं जिनमें से सारे भरे हुए नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी यौगिक है जिसमें खाली डी कक्षक उपलब्ध है, डी कक्षक वाले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तीसरी बात हो गई है ना सॉरी कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें लास्ट एक बात और, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड। जहां पे भी आपके पास डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, वहां पे ऐसी कंडीशन पाई जा सकती है। लेकिन जब देखो कोई दो परमाणु हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों परमाणु अलग अलग होनी चाहिए, दोनों परमाणु अलग अलग होने चाहिए और उनकी विद्युत ऋणता अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, अम्ल की श्रेणी में आते हैं और लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास CO2 है, SO2 है, यहाँ पे CO2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है बच्चों, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, असंतृप्त जो यौगिक है वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लुईस एसिड की बात हो गई, ठीक है। तो लुईस एसिड के लिए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है हमारे पास लुईस क्षार की या लुईस बेस की, ठीक है। लुईस अम्ल समझ में आ गया, ये 4 कंडीशन हो तो वो लुईस अम्ल है, ठीक है। और लुईस क्षार कौन से हैं, लुईस क्षार ऋणायन, पहला आता है इसमें ऋणायन। जितने भी ऋणायन हैं, ऋणायन किसी के भी ऊपर हो सकता है, OH माइनस है, ठीक है, NH2 माइनस है, कोई सा भी जिसके ऊपर माइनस पाया जा रहा है, ऋणावेशित है, वो हमारे पास लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। वो कैसे व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक, ठीक है। कोई भी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो किसी परमाणु के ऊपर होते हैं, 2 डॉट के द्वारा दिखा देते हैं हम, ठीक है, जो किसी बॉन्ड में भाग नहीं लेते, अबंधी नॉन बॉन्डिंग। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आपको दिख जाते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर आपको दिख जाते हैं, तो वो अगर हमारे पास हो तो हमारे पास जो पदार्थ है वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे हमारे पास है NH3, R2NH या फिर RNH2 जो भी है अमोनिया के, या फिर हमारे पास कोई अल्कोहल है, ROH है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है अम्ल और क्षार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लुईस और सिद्धांत इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है सिर्फ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई है। उन कमियों के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखो, यह सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना, वो HCl, H2SO4, HNO3 आदि के बारे में बताता है, हमने मान लिया बताता है, लेकिन क्या बताता है, यह सिद्धांत बताता है कि HCl में, H2SO4 में, HNO3 में जो केवल H+ आयन है ना, जो केवल प्रोटॉन है, वही अम्लीय है, उसके अलावा दूसरा भाग अम्लीय नहीं है, ठीक है। जबकि HCl पूरा का पूरा अम्लीय होता है भैया, और H2SO4 वो भी पूरा का पूरा अम्लीय होता है, HNO3 वो भी पूरा का पूरा अम्लीय होता है, लेकिन ये सिर्फ H+ आयन के बारे में बताता है इसके, कि वो ही अम्लीय है। तो इस बात को ये सिद्धांत नहीं बता पाया, ठीक है। दूसरी बात,
देखो अम्ल और जो क्षार की अभिक्रिया है ना वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है हमने मान लिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो बहुत तेज गति से होती है, तीव्र गति से होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से होती है, वो भी हमने मान लिया। ठीक है, लेकिन लुईस का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि अम्ल और क्षार के बीच में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। अम्ल और क्षार के बीच में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि जो उपसह संयोजक बंध है या उपसह संयोजक बंध बनने की अभिक्रिया है वो धीमी गति से क्यों होती है? ठीक है, देखो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है और तीव्र गति से होती है, ये क्लियर है। लेकिन ये जो इसमें बंध के बारे में बात कर रहे हैं वो उपसह संयोजक है और उपसह संयोजक अभिक्रिया धीमी गति से होती है, जबकि अम्ल और क्षार तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। तो इस बात को ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। ठीक है, तो देखो एक बात और, कौन कौन से अम्ल हैं और कौन कौन से क्षार हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।